स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बेस्ट। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं एक ऐसे दंपत्ति से जो लगातार सामाजिक हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। जी हां, आज के कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर दिनेश शर्मा, जो कि कृपाल शिक्षण संस्थान के संस्थापक सचिव है। साथ ही उनकी धर्मपत्नी मिसेस रंजना शर्मा, जो कि बाल कल्याण समिति की सदस्य भी है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर और मैडम। नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले मेरा सवाल है कि मैं जानती हूँ आप हमारे जो दर्शक हैं, शुभचिंतक है आपके, उनको अपने पदों के बारे में बताएं। सबसे पहले आप। जी, मैं दिनेश शर्मा और मैं समाज सेवा के लिए काम कर रहा हूँ 1989 से। और मेरा स्टार्टिंग का कार्य रहा है शिक्षण का कार्य रहा है, क्योंकि मेरी संस्था का नाम भी कृपाल शिक्षण संस्थान है, शिक्षा से ही संबंधित रहा है। और मेरे द्वारा अभी तक 1000 से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाए जा चुके हैं। प्राइवेट में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा है। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी है, उत्तराखंड सचिवालय में भी है, जिला प्रशासन में तो बहुत सारे बच्चे हैं, बाकी इंश्योरेंस, बैंक्स, इन सब जगहों में मेरे अपने पढ़ाए हुए बच्चे हैं। जब नौकरियों का कुछ कम हुई तो मैं समाज सेवा में भी आ गया। समाज सेवा में मैंने यही शिक्षण, प्रशिक्षण और ये स्वरोजगार के लिए ज़्यादा काम किया। मैंने गवर्नमेंट के द्वारा मुझे NGO बनाया गया और मैंने 300 महिलाओं के समूह, जो गरीब महिलाएं थीं, उनके समूह बनाए, उनको बचत करना सिखाया, उनको आपस में पैसे का लेन देन करना बताया। बैंक में मैं उनके साथ मैंने जाकर के उनके खाते खुलवाए और गवर्नमेंट से लिंक कराया। उससे उनको लोन वगैरह मिला और उन्होंने उस लोन से भी बहुत सारा काम किया और गवर्नमेंट का लोन भी वापस किया। तो इस तरह से काम किया। मैंने स्वजल के लिए काम किया है। स्वजल ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए होता है और मैं 82 गांव में, 82 विलेजेस में मैं पानी के लिए काम कर चुका हूं। हरिद्वार के बहुत ज़िले हैं, बरेली में भी किया है, सहारनपुर में भी किया, देहरादून में तो बहुत ही ज़्यादा किया है। तो मेरे जो गांव थे उनमें वर्ल्ड बैंक की, जब उत्तराखंड में, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी, वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा देता था, वर्ल्ड बैंक की जब भी विजिट होती थी तो मुझे कहते हुए बड़ा फक्र है कि मेरे ही गांव को चयन किया जाता था वर्ल्ड बैंक को विजिट कराने के लिए। जी, तो अभी हम विस्तार से जानेंगे कि आपने किस तरह से जो है जनता के लिए कार्य किया है, गरीब लोगों के लिए कार्य किया है। अब मैं आती हूँ मैम आपकी तरफ। आप अपने पद के और जिम्मेदारियों के बारे में हमारी जनता को कुछ बताएं। मैं रंजना शर्मा बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ और ये एक जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की जो राज्यपाल द्वारा जो है चयनित किया जाता है जी। ये हम लोगों बहुत पहले से हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे थे, बहुत सालों से। तो जब लगता है ना सरकार को भी पता चलता है कि हाँ ये संस्था बच्चों के लिए काम कर रही है, तो वो अपनी तरफ से फिर वो करते हैं। और मतलब यहाँ पर हमारे पास जितनी भी जो भटक रहे होते हैं बच्चे, जो पॉक्सो के बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, उनको जो है एक होता है ना कि लड़कों के लिए तो सजा हो जाती है, लड़कियों को भी जो है एक हमें करना होता है कि हमने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया वो नारी निकेतन चली जाए। लेकिन मैं अपने लेवल से, मेरा अपना पर्सनल जो एक होता है कि हम उन लड़कियों को हम डायरेक्ट नारी निकेतन नहीं भेजते। उनके साथ पहले हम बैठते हैं, चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, उस बच्चा जो है वो अपने मन की बात कहे कि वजह क्या थी वो जो किसी लड़के के साथ भाई, उसमें हमें 80% जो है उसकी फैमिली की प्रॉब्लम दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि वो लड़की की ही गलती थी, वो प्यार के चक्कर में गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसका 70-80% जो है वो उसके परिजनों का भी जो होता है कि वो दोनों लोग काम कर रहे हैं, 12 घंटे मम्मी पापा दोनों ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे के साथ बैठे नहीं, बच्चे की प्रॉब्लम नहीं सुनी। तब बच्चा जो है फिर सोचता है कि हमारी बात सुनने के लिए कोई अगर एक बार भी प्यार से बोल देता है तो उसके साथ में वो बैठ जाते हैं जी। तो उनको रास्ता दिखाते हैं और फिर ऐसा उनको काउंसलिंग करके कर देते हैं कि वो दोबारा प्रण कर लेती हैं कि मुझे उसके क्या किसी भी लड़के के साथ नहीं जाना है, जहाँ परिजन हमें भेजेंगे हम आ जाएंगे। फिर हम धीरे से उनको उनके घर पे ही भेजते हैं, कुछ दिन अपनी कस्टडी में रख के।
जी। कि जिससे उसको एहसास हो कि हाँ जो है गलती लड़के ने करी तो उसको सजा हुई, एटलीस्ट हमें भी थोड़ा जो है पनिशमेंट मिल रहा है, दोबारा वो गलती करने की जो है जी। ना सोचे। चलिए, ये तो झलक थी एक आपके अच्छे कार्यों की। अब मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने सवजल परियोजना के तहत भी प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कराया, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा है और कार्य रहा है? स्वजल हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम किया है। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ जी। पर पानी नहीं है, तो हम लोग दूर जहाँ पानी होता है वहाँ से पानी को कलेक्ट करते हैं और उसको गांव तक लाने की व्यवस्था करते हैं जी। गांव वालों के साथ। और ये योजना है जरूर सरकार की, लेकिन ग्रामीण लोगों की योजना है और गांव के लोग उसमें पूरी भागीदारी से काम करते हैं। उनको उस पूरी योजना के बारे में पता होता है, टेक्निकली भी पता होता है और वैसे भी पता होता जी। है कि कैसे कैसे हमें काम करना है। उन्हीं के द्वारा काम करवाया जाता है और उस गांव के लोगों को जो है शुद्ध पानी मिल जाता है। जी, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिकतर, क्षेत्रों के लिए। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जल की कमी रहती है और जी, जल है बिल्कुल। तो जीवन है। जी बिल्कुल। तो हरिद्वार या उत्तराखंड के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपने ये सवजल परियोजना के तहत कार्य किए हैं? मैंने हरिद्वार जनपद में मैदानी क्षेत्र में हमारे कई सारे गांव हैं जहाँ पर मैंने काम किया है। जगजीतपुर, पंजनहेड़ी, मिसरपुर, जी। खेडली, औरंगाबाद। पानी की समस्या हुआ करती थी, जी, जी। बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा मैंने देहरादून में चक्राता ब्लॉक और कालसी ब्लॉक, बिल्कुल ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। गाँव दूर दूर हैं और पानी नहीं मिल पाता, तो जहाँ पर वहाँ पर गदेरे होते हैं या क्या कहते हैं अपने पानी के हल्की हल्की नदियाँ हैं या कहीं पर स्रोत जी, होता है, तो उन स्रोतों से हम पानी को लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, पानी गांव तक पाइप के द्वारा लाते हैं और ये सारी जिम्मेदारी गांव वालों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो काम कर रहे हैं। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो बहुत सी दिक्कतें भी हमारे सामने आती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि परेशानी, समस्याएं आई हो? नहीं, सभी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और अपने साफ मन से काम कर रहे हैं, तो ऐसा जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैंने औरंगाबाद में काम किया। औरंगाबाद यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। पानी नहीं था वहाँ पर, तो पूरे गांव में मैंने पाइपलाइन की व्यवस्था कराई। जी। पहले गवर्नमेंट ने पानी का प्रोग्राम बनाया था वहाँ पर, एक रोशनाबाद से मैंने ड्रिलिंग कर रखी थी, क्या कहते हैं, बोरिंग कर रखी थी। उससे 7-8 गाँव में पानी देने की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ से बीच में नदियाँ पड़ जाती थी, पाइप फट जाता था, टूट जाता था, तो वहाँ पर पानी औरंगाबाद में नहीं पहुँच पाता था, बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो मैंने वहाँ पर उन लोगों के साथ मिलकर के स्वजल योजना में बोरिंग कराई। जो पहले गवर्नमेंट ने जो स्ट्रक्चर बना रखा था उसी स्ट्रक्चर का यूज़ किया, जिससे कम से कम खर्च आए, सरकार का भी खर्च कम आए, क्योंकि स्वजल में 10% जो है गांव वालों को देना होता था, 90% गवर्नमेंट देती थी, तो गांव वालों का भी खर्चा कम हो और सरकार का भी खर्चा कम हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाई और पूरे गांव में पानी चला जहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था। लोग बहुत खुश हुए। मैं फॉलोअप में करीब 1.5 साल के बाद मैं फिर गया उस गांव में, तो एक घर के बाहर से मैं निकल रहा था तो एक बुढ़िया अम्मा दिखाई पड़ी। तो मैंने उनसे पूछा, अम्मा जी आपके यहाँ पानी ठीक आ रहा है? तो लेकिन हाँ बेटा, पानी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को रुकने के लिए कहा जी। तो मैं रुक गया। तो वो अंदर अपने घर में गई और घर से गुड़ निकाल करके लेकर के आई कि ये खा ले जाइएगा। तो बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, सम्मान भी मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं, हरगिज सी बात है, मान सम्मान के साथ प्रेम तो मिलता ही है। तो बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। अब मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अभी आपने एक पॉक्सो का जिक्र किया था, तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से पॉक्सो क्या होता है और किस तरह से ये कार्य करता है, या आप लोग इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। पॉक्सो की कोड तो अलग है वैसे। पॉक्सो का तो ये है ना कि जो 18 साल से नीचे की लड़कियां हैं, हाँ जी, वो किसी भी मतलब लड़के के साथ जाती है, वो चाहे वो 18 साल से कम का हो या 18 साल से ऊपर का हो, कोई भी हो, वो पॉक्सो में आ जाएगा। जी उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, जी, पॉक्सो लग जाएगा। जैसे अभी पीछे एक लड़की को जो है 4-5 लोग उसके पड़ोस के ही थे, रात में वो सो रही थी, और जैसे गांव में थोड़ा घर खुला होता है तो सो रही थी, उसको कई लोग जो है 4-5 लोग मिल करके उठा के लेके चले गए। घर वालों को भी नहीं पता चल पाया। खैर तुरंत ही जो है वो पकड़ ली गई, मतलब वहाँ से उसके पास से छुड़ा ली गई। जी तो उसने बताया कि मतलब
हमने पहचान भी लिया था। एक कोई लड़का था जो पहले से ही जो है पीछा करता था, इस तरह से जो है उसने अपने साथियों के साथ जो है ले जा कर के गया, वहाँ पर जो है उसके साथ सारे दोस्तों ने मिलके किया। तो घर वाले मतलब इतने वो थे कि उन्होंने कहा मुझे मेरी लड़की मुझे वापस मिल गई है, मुझे इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ वो अभी तक कर रहे हैं कार्रवाई, वो अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, अभी वो पकड़े नहीं गए हैं, जी। लगे हैं। आप दोनों ही समाज सेवी हैं, सामाजिक हितों में कार्य करते हैं, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप धर्मनगरी हरिद्वार से हम आते हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी समस्या है जो हरिद्वार या उत्तराखंड के अंदर है जो अधिकतर देखने को मिलती है? हरिद्वार में एक तो तीर्थ स्थान है जी। यहाँ पर तीर्थ क्या कहते हैं, तीर्थ के नाते लोग आते हैं। जी। दूसरा सिडकुल है। सिडकुल यहाँ पर जो बन गया है, फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, जी। इनमें कुछ तो अधिकारी टाइप के लोग हैं, कुछ क्या कहते हैं गरीब लोग आए हैं जो काम करने के लिए बाहर से आए हैं। काम करने के लिए वो क्योंकि उनके पास रहने के लिए नहीं और चीज़ नहीं, तो सब किराए पर भी रहना है, खाने पीने का भी इंतजाम करना है, तनख्वाहें बहुत कम है। जी। तो क्या होता है कि इनको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, महिलाओं को भी काम करना पड़ता है घर चलाने के लिए। तो ये अपने बच्चों को देख नहीं पाते हैं ढंग से, बिल्कुल। तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर तो मैं जो देख रहा हूँ, खास तौर से जो सिडकुल एरिया है, इस एरिया में कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। घर वाले उनके पास पैसा नहीं है, उनकी सोच नहीं, वो खाली ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए तो मैं उसको कंपनी में लगा दूं, लेकिन जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं कुछ, तो संस्थाओं को आना चाहिए। मैं भी बच्चे के लिए काम करता हूँ। सिडकुल एरिया में मैंने एक विद्यालय चला रखा है जिसमें कुछ थोड़ी बहुत फीस आ जाती है, बाकी तो सब धर्म के कामों में चला जाता है। लेकिन जितनी मेरी कैपेसिटी है, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 700 बच्चों की है, तो मैं 700 बच्चे पूरे पढ़ा लेता हूँ। लेकिन और भी बच्चों को ज़रूरत है, तो इस तरह की संस्थाएं कुछ और भी हैं जो बच्चों के लिए काम करना चाहें। तो यहाँ पर बहुत, क्योंकि अगर बच्चे जो है, जो देश का भविष्य है, आज ये खाली घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये नशे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर नशे का भी कार्यक्रम ज़्यादा होता चला जा रहा है इसी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो हम अगर एक ही चीज़ लेकर चलते हैं कि बच्चों को लेकर चलें, तो हम बहुत कुछ सुधार लेंगे। जी, आपने बहुत गहराई से इस बात को पकड़ा है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसी बात नहीं सोचते हैं। पहला तो नशा बंद दो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जो है 2री-तीसरी क्लास का बच्चा जो है खूब अच्छे से नशा कर रहा है सारी चीज़ों, और देश का जो भविष्य है वो तो बच्चों के हाथ में, लेकिन वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। जी बिल्कुल। और सिडकुल में यदि शिक्षा की बात की जाए तो माँ बाप दोनों ही कमाते हैं, तो बच्चे उनके घर में रह के नशा करते हैं, पढ़ाई की तरफ वो ध्यान नहीं देते, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस पर विचार करते हैं। आपने ये सोचा, तो नमन है आपको, आपकी सोच पर। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हरिद्वार के अंदर लड़कियों की क्या है जो दशा है या दिशा है उनकी? आपको क्या लगता है कि लड़कियों के जो क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए उनकी शिक्षा की ओर, क्योंकि आप बाल कल्याण समिति से आती है? नहीं, शिक्षा के लिए तो लगभग सभी लोग कर रहे हैं जी, लेकिन हम जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सबसे पहले आगे आएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं बारीकी से विद्यालय में बैठ करके, वो गार्जियन को जब हम पकड़ते हैं और बुलाते हैं, तो उनका अभी जैसे 2 साल से तो ये चल रहा है, तो उनके दिमाग में बैठा है कि जब स्कूल खुलेगा तब हम करेंगे। उस बच्चे का 2 साल खराब कर दिया आपने। 2 साल बच्चे को स्कूल खुलने के इंतज़ार में, एटलीस्ट सरकार पास तो करने के लिए आदेश कर ही रखा है सभी विद्यालयों को, तो ऑनलाइन जितना भी हो रहा है बच्चा कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, उन लड़कियों का शोषण वैसे हो गया, पढ़ाई नहीं हुई। साल जब बीत जाता है, फिर आते हैं तो वो सोचते पीछे का हो जाए, तो चाहे लड़की हो लड़के दोनों का बराबर ऐसे चल रहा है। और लड़कियों के लिए तो माँ को कम से कम अगर उसे करना है तो 8 घंटे ड्यूटी करे, 8 घंटे में वो सुबह बच्चे को जो है नाश्ता करा के जाए, और शाम को जब आए भले उसको अपने साथ लगाए, लेकिन उसके साथ बैठे। रसोई में भी काम कर रही है तो लड़की को अपने साथ काम में लगाए, हाथ बटाएगी, बात भी करेगी, उससे मन की बात जानेगी। मैं दिन भर नहीं रही, तुमने स्कूल में क्या काम किया है, स्कूल का काम मिला कि नहीं मिला, स्कूल गई थी कि नहीं गई थी, टीचर ने पढ़ाया,
नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया, कल मैं विद्यालय में हूँ, इतना भी अगर वार्तालाप हो जाए एक माँ का और बच्चे के साथ में जी 8 घंटे के बाद, तो मैं समझती हूँ बहुत कुछ 80% सुधार हो जाएगा। जी बिल्कुल सही 20% तो फिर जो है वो 100% तो हम अगर हम कहते हैं 100% हो जाएगा तो असंभव है। मैं बात करने संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य भी हूँ। अच्छा उसमें हम संगीत सिखाते हैं। मेरे एक हैंडीकैप बच्चा है, जी वो उसको घर से भी सपोर्ट आधे लोगों का मिल रहा था, आधे नहीं मिल रहा था। जी कहीं से पता चला कि इस तरह से जो है ये कॉलेज है, तो वो आया पता करने के लिए कि क्या मैं सीख सकता हूँ, ये उसका एक क्वेश्चन था, क्या मैं भी सीख सकता हूँ, क्योंकि उसके दोनों हाथ दोनों पैर पोलियोग्रस्त थे, उंगली के बराबर उसके हाथ थे और पैर में, और रीढ़ की हड्डी में भी जो रॉड पड़ी थी, पैरों में भी रॉड पड़ी है, हाथ में भी रॉड पड़ी है। उस स्कूल देख तो उसने कभी स्कूल नहीं देखा। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो, तुम सीखना चाहते हो? कह रहे मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है और मैं सीखना चाहता हूँ। मम्मी का भी उसकी जो है सपोर्ट था कि ये इसको बहुत शौक है, इसलिए मैं अपने दम पे लेके आई हूँ। पिताजी का कहना था कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जी तो हमने उससे एक लाइन कही कि तुम ये सोचो कि तुम्हें सीखना है तो हम सिखा पाएंगे। बिल्कुल अगर तुम ये सोचो कि क्या मैं कर पाऊँगा तो नहीं सिखाऊंगी। मैं उसे मना कर दिया था कि नहीं मैं सीखूँगा। तो हमने कहा हम सिखाएंगे। उसके साथ में हाथ पैर वाले बच्चे भी आ रहे थे, उसने सीखा और 5 साल का हमारे पास कोर्स किया है। उसके बाद में उसको हम स्टूडेंट देते थे, क्योंकि हम शिवालिक नगर में हैं और वो ज्वालापुर में है, आर्य नगर में, तो वहाँ का बच्चा हमारे पास नहीं आ सकता है, दूर पड़ रहा है। तो वहाँ के कैंडिडेट को हमने उसको कहा कि तुम कह रहे मैडम मैं कैसे सिखाऊँ, मेरे पास तो घर में छोटी जगह। हमने कहा कोई बात नहीं, कि पिताजी हमारे वो करेंगे, मैं एक बच्चे को बिठाऊँ। एक दिन पिताजी तुम्हारे जब ये कह रहे थे कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो जब तुम देखेंगे ना कि एक बच्चे को तुम सिखा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पावर होगी। धीरे धीरे करके उसने जो है गिटार सीखा, आज वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बड़े मंच पे जाने के लिए। और वो बड़ा मंच केवल इसलिए कि मुझे अपने लिए नहीं जाना है जी मुझे उस मंच पे केवल आपको ले जाना है। मैं तो गा ही रहा हूँ, तो मैं आपके लिए ही मंच पे तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बढ़िया बात, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो हाथ पैर वालों को मैं कहती हूँ कि तुम अपाहिज हो, और उसको कहा मैंने कि सामने वाले को अपाहिज कहो, अपने आप को कभी मत कहना। जी जब अपना कोई बच्चा ऐसे आगे बढ़ता है तो बहुत वो ही स्टूल गर्व के है। सहारे चलता है। उसकी माँ जो है वो रिक्शे से लाती थी, रिक्शे वाला गोद में उठा करके सीढ़ियों से नीचे हमारे पास छोड़ता था, फिर वो रिक्शे वाले को लेके आती थी, वो रिक्शा वाला लेके बाहर सड़क तक लाता था, रिक्शा लेके। डेली का उसकी मम्मी का आर्या नगर से हरिद्वार तक का खर्चा जो है डेली, मतलब हफ्ते में 3 दिन क्लास लगती थी, मैं समझ से 60 रुपये उसका था किराया डे। आप सोचिए 3 दिन 60 रुपये जो है कैलकुलेट करिए। कहीं ना कहीं आपका भरोसा भी पास था है। उस बच्चे पे। हाँ, बस उसको मैंने कहा कि अगर तुम जी। ये कहोगे कि क्या मैं सीख सकता हूँ तो नहीं सिखा पाऊंगी। बिल्कुल अंदर से तुम्हारे रहेगा तो जी, सीखेंगे। हौसला और भरोसा। और आज वो जो है गाने खुद निकालता है, खुद करता है, खुद गाने बनाता है, जी ऑनलाइन क्लासेस ले और रहा है। ऑनलाइन जो है वो बच्चों को क्लास दे रहा है। मैं नहीं दे रही हूँ ऑनलाइन। तो हमें गर्व है कि हमारी धर्मनगरी में, हमारी भूमि पे भी ऐसे बच्चे हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने इतने नेक कार्य किए हैं और काफ़ी समय से जनता की सेवा कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसको करते हुए सच में आंखें भी नम हुई हो, आपको बहुत गर्व महसूस हुआ हो खुद पर या फिर इस समाज में रहने पर? काम तो करते रहे हम लोग, गरीबों के लिए काम करते रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता था गरीबों के लिए। तो उनके पास तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता था। बिल्कुल। है? अगर हमने उनको लेकर कुछ सिखाया, हम अपने पास से दे नहीं पाए कुछ, हमने केवल अपनी बातों से उनको बताया, उनको समझाया, उन्हीं के पास का पैसा उन्हीं से यूज कराया। सर के सिस्टम पास एक बताया। जो है एक स्टूडेंट थी और वो सर की जो है इसमें जॉब भी करती थी, सर की नामा राशि ही थी जी। तो वो लाइफ में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो आज भी हमारे संपर्क में है, शादी हो गई, बच्चे भी उसके बड़े बड़े हैं, और ज्वाइनिंग के लिए उसका एक शब्द था कि आप चलेंगे हमारी ज्वाइनिंग कराने के लिए। उसका बताइए आप।
गरीब परिवार से थी वो लड़की। और मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो उसने पेपर्स दे रखे थे हटा दिया गया पेपर, फिर उसने दोबारा दिया, फिर हटा दिया गया। मतलब डिपार्टमेंट नहीं चाहता था कि उसका सिलेक्शन हो। फिर मेरे पास आई, कहने लगे सर इस तरह का है, मैं चाहता हूँ। और मैं गया, मैंने बात किया, मैंने कहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप जो पूछना चाहते हैं, जो कमी है, जो क्योंकि एज ए स्टेनो उसने तैयारी की थी। मैंने कहा आप डिक्टेशन दीजिए, आपको उसका रिजल्ट चाहिए। जबकि मैंने जॉब करती थी, वो जॉब करती थी, तो उसने करके दिया। बस उसकी कमी यही थी कि गरीब परिवार से थी, वो कुछ और नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। उसको हटा करके वो दूसरे किसी को लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और वो बढ़िया काम कर रही है इंश्योरेंस में, अब तो अधिकारी भी हो गई वो। सर आपको ऐसा लगता है कि आज भी हमारे समाज में गरीबों और अमीरों के बीच मतलब भेदभाव होता है, गरीबों को मौका नहीं दिया जाता, जबकि अमीरों वहाँ पे उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कमीशन आएगा, पैसा आएगा, और गरीब है जो उस घर से पैसा नहीं आ पाएगा तो कई नौकरियां गरीबों में निकल जाती हैं। टैलेंट अच्छा है जी, अगर हम चाहें तो गरीबों से बहुत अच्छा टैलेंट निकाल सकते हैं जी, ठीक है ना। वो हम लोग कई बार फीस का अभाव होता है कहीं, वो तो बेचारे रह जाते हैं। तो अगर हम उनके साथ में लगें तो उनको आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिल सकता है। जी, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बातें करके, इतनी चर्चा करके। और फिलहाल अभी वक्त हो चुका है और कार्य तो आपके इतने ज़्यादा है कि यदि हम बात करें तो शायद रात हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। हाँ जी, तो दर्शकों आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इन दंपत्ति के कार्य जो सामाजिक हित कर रहे हैं वो कार्य आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज के युग में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं तो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग होने भी ज़रूरी है जो दूसरों का भला कर सके। हमें दूसरों की सहायता करती रहनी चाहिए, और आज जो दंपत्ति हमारे साथ मौजूद है हम सबके लिए ये एक प्रेरणा है। इसी तरह के कार्यक्रम लेके हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।